आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूलाज। जो भी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉर्मूलाज हैं उसकी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। अक्सर मैंने बच्चों को सुना है फॉर्मूलाज को उनको याद नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करना है। जब हम एक ही पेज पे सारे फॉर्मूलाज लिख लेंगे ना उस चैप्टर के, तो हमें पता लग जाएगा अच्छा इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में ये चीज़ें कॉमन है, एक्स फार्मूला और वाई फार्मूला में ये चीज़ें डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ। एक कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है, राइट, वो एक्चुअल में ड्राइव कैसे होता है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। सो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, कंजम्पशन अल्फा प्लस बीटा वाई प्लस एस इज इक्वल टू वाई। अब मेरे को एस ड्राइव करना है, सेविंग फंक्शन ड्राइव करना है, तो इसी से मेरे को सेविंग फंक्शन भी ड्राइव हो जाएगा, इसी से कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव हुआ है। यही बेस है हमारा इनकम कैलकुलेट करने का, राइट। सो जब हम एक पेज पे लिखेंगे तो हमें पता लग जाएगा एपीएस, एमपीएस, राइट, एपीसी, एमपीसी, ये सब चीज़ें हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करके ही पता लगती हैं। सो बेसिकली ये इनपुट आउटपुट का एक रिलेशनशिप शो करता है। जो भी फॉर्मूला होगा ये हमें हेल्प करता है, सिंप्लीफाई कर देता है, जिससे हम आंसर को जल्दी अचीव कर पाते हैं। एक एकेडमिक, प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में कई बार ये चीज़ें हमें यूज़फुल होती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ रहा था जी, जब आप किसी से डिस्कशन कर रहे हो तो आपसे कोई भी कहता है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट इस तरह से होती है, तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हो। देयर आर, इफ दिस इज वन ऑफ द मेथड देन देयर आर टू अदर मेथड्स एज वेल। सो आपका पॉइंट ऑपोजिट वाले बंदे को पता लग जाएगा कि हाँ आपको इन चीज़ों की नॉलेज है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट बैक टू द फॉर्मूला। सो पहले जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मेरे कंट्री के बाउंड्रीज के अंदर जो चीज़ें मैन्युफैक्चर हुई हैं उसको मैं बोलता हूँ जीडीपी। डिफ्लेटर लिटरल फॉर्म, हवा निकालना, सो इन्फ्लेशन की हवा निकालना, जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100, राइट। सो नॉमिनल बाय रियल इनटू 100, दिस इज जीडीपी डिफ्लेटर। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100। सो रियल डिवाइडेड बाय पीआई, सॉरी, रियल इनटू पीआई डिवाइडेड बाय 100, दिस इज नॉमिनल जीडीपी। ओके, रियल जीडीपी। तो हमारा पहले वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला क्या था? प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू एन ओवर आर इंटू 100, यही था। अब मेरे को अगर आर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? आर इधर चला जाएगा, पीआई नीचे आ जाएगा। सो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स, पीआई नीचे आ गया ना, इंटू 100। लेकिन अगर मेरे को एन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा? तो मैं पीआई मल्टीप्लाइड बाय आर विच इज रियल इनकम एंड प्राइस इंडेक्स 100 नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, राइट। सो डेरिवेशन, इससे डेरिवेशन आसान हो जाती है। देन देयर इज नॉमिनल जीडीपी। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सबसे पहले जीडीपी करंट प्राइसेस पे को हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। आपने जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है मल्टीप्लाइड बाय आज की डेट में उसकी प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस, दिस इज नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? GDP at constant prices. Formula remains the same. Please understand, formula remains the same. It does not change. तो चेंज क्या होता है? चेंज होता है प्राइस कौन सी लेनी है, क्वांटिटीज, आज जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है मल्टीप्लाइड बाय प्राइस कौन सी लेनी है, बेस ईयर प्राइस। तो अगर आज 2025 चल रहा है तो बेस ईयर प्राइस इफ आई हैव अज्यूम्ड कि 2015 की होगी, सो रियल प्राइसेस कौन सी होंगी? रियल जीडीपी होगी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 2015 की प्राइस। नॉमिनल होगी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 2025 की प्राइस, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल इनकम, नेशन की इनकम। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, ये बन गया NDP-MP। उसमें से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस दैट इज एक्साइज ड्यूटी माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा GDP-FC। डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम होगा GNP-MP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिया तो वो क्या बन गया? GNP-FC। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, सो इट बिकम्स NNP-FC। जब फैक्टर इनकम भी माइनस कर दिया तो इट बिकम्स NDP-FC। ओके, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, एक तो डोमेस्टिक सेल्स जो हमने घर पे सेल्स की है, राइट। सो डोमेस्टिक सेल्स में क्या क्या चीजें आती हैं? सेल्स विद इन द कंट्री, एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स अलग से भी लिखा हुआ है इसमें, राइट। एक्सपोर्ट्स इसी का पार्ट है, सेल्स का ही पार्ट है, राइट। एंड उसके बाद आता है किसी ने अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन किया लेकिन आपसे पर्टिकुलर सेल हुआ है तो वो डोमेस्टिक सेल्स का भी पार्ट बन जाता है,
राइट. सो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस चेंज इन स्टॉक, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक. परचेजेस फ्रॉम फर्म बी, ये मैंने बोला ना किसी ने अगर आपसे परचेज किया है, हालांकि परचेजेस जो बी ने की है ना वो डोमेस्टिक सेल्स का ही पार्ट है, बट टोटल सेल्स की हम बात कर रहे थे. सो टोटल सेल्स क्या होती है? सेल्स इटसेल्फ, एक्सपोर्ट्स या परचेजेस जो फर्म बी की हैं, माइनस परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड जो बाहर के आपने परचेज किया है, आपकी कंजम्पशन. चेंज इन स्टॉक होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. आउटपुट मेथड, आउटपुट मेथड में ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है. सो प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का जीडीपी एमपी आ जाएगा. ये जीवीए एमपी और जीडीपी एमपी इज वन एंड द सेम थिंग. इनकम मेथड में एनडीपी एफसी आएगा. इनकम्स, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट सेविंग्स, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये सब इसका पार्ट है. उसके बाद आ गया एक्सपेंडिचर मेथड, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इम्पोर्ट्स. सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, बहुत लंबा सा हो गया ये, राइट. सो एक्सपेंडिचर मेथड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स एंड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, राइट. सो थोड़ा इजी कर दिया ये. दिस वाज क्वाइट अ लेंथियर वन. पर्सनल कंजम्पशन, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स को बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट इज पर कैपिटा जीडीपी. सो पर कैपिटा का मतलब होता है हर एक बंदे को, हर एक सिटीजन को कितनी कितनी आएगी जीडीपी. सो टोटल जीडीपी जो है डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन. अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय वर्कफोर्स इनटू 100%. द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोग काम नहीं मिला जिनको, डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं इनटू 100% से. एग्रीगेट डिमांड, C प्लस I प्लस G प्लस NE और C प्लस I. सो एग्रीगेट डिमांड होती है टोटल अमाउंट जो भी स्पेंड हुई है ऑन द कंट्रीज गुड्स एंड सर्विसेज. क्या क्या आता है इसमें? द कंजम्पशन, जो भी स्पेंडिंग हाउस होल्ड्स ने की है, कंजम्पशन. फिर आता है इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स जो कैपिटल गुड्स पे हुई हैं. गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, जो भी स्पेंडिंग गवर्नमेंट ने की है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स. और वी में ऑल्सो से C प्लस I, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. एग्रीगेट डिमांड था वो एग्रीगेट सप्लाई होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. सो एग्रीगेट सप्लाई इज प्राइमरली द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज रियल आउटपुट विच इज प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बाय एन इकोनॉमीज फर्म्स. किसी भी एक कंट्री की जो फर्म्स हैं जो भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करके सप्लाई करती हैं किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट. सो ये बेसिकली रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड द प्रोडक्शन का. इसमें इंक्लूड होते हैं बहुत सारे गुड्स, सर्विसेज, जिसमें प्राइवेट कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, पब्लिक मैरिटल गुड्स या गुड्स फॉर ओवरसीज मार्केट्स, ये सब इसका पार्ट होता है, राइट. सो हम शॉर्ट फॉर्म में उसको बोल सकते हैं कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. वाई इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. सो आई में ऑल्सो से कि वाई इज इक्वल टू AS, वाई को ही AS बोलते हैं. Average propensity to consume, so consumption over income. Average propensity to save, saving over income. Marginal propensity to consume, marginal होता है change in C over change in Y, which means so change in C होगा new minus old consumption, change in income होगा new income minus old income, right. Marginal propensity, so कितना मार्जिन से हम, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम बेसिकली डिवाइड करते हैं चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम. सो MPC का बेसिकली मतलब है कितनी इनकम चेंज होगी जिसके कारण कंजम्पशन इंक्रीज होगी. अगर इनकम डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, इनकम इंक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, बट कितनी, इंड्यूस्ड कंजम्पशन बोलते हैं इसको. सिमिलरली MPS, चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम. न्यू माइनस ओल्ड सेविंग्स, न्यू माइनस ओल्ड इनकम, कितनी इनकम के बाद कितनी सेविंग्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगी. के होता है मल्टीप्लायर 1 ओवर MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव.
सो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन कंजम्पशन, या के का फॉर्मूला एक ये भी है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सी अक्सर जो भी आपने AD/AS या शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखे होंगे उनमें यही तीनों फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं। इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज के बेस पे वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सो ध्यान से करना है इसको। मनी मल्टीप्लायर 1 ओवर रिजर्व रेट। सो मनी कितनी जल्दी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लायर इफेक्ट हमने किया था ना, K इज 1 ओवर 1 माइनस MPC। So 1 over 1 minus marginal propensity to consume is equal to 1 over MPS, marginal propensity to save। अब वो कह रहा है APC एंड APS कभी भी जीरो नहीं हो सकते, कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि एवरेज प्रोपेंसिटी और एवरेज टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव जीरो नहीं होंगे। सी इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि APC प्लस APS 1, APC कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि कहीं ना कहीं ऑटोनोमस कंजम्पशन रहेगी। APS कैन बी जीरो, इवन कैन बी नेगेटिव एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, जहां पे एवरेज प्रोपेंसिटी आपकी जहां पे आपकी नेगेटिव है तो वहां पे ये जीरो हो सकता है APS। सो जब भी आपकी कंजम्पशन जो है वो इनकम से ज्यादा रहेगी तो APS जीरो या उससे कम भी हो सकता है। ब्रेक इवन पॉइंट पे APC विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। Break even point, if you remember this one, so this was Y, this was C, this is the break even point, right? MPC ranges between 0 to 1, so marginal propensity हमेशा 0 से 1 के बीच में रेंज करती है। Multiplier and MPC are directly related, that is why 1 over 1 minus MPC formula लगता है। Multiplier and MPS 1 over MPS, ये होता है multiplier, K is equal to this, so इन्वर्सली रिलेटेड होता है। कंजम्पशन फंक्शन कैसे होता है, कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, दिस मीन्स ये ऑटोनोमस है, ये इंड्यूस्ड है, ये इनकम है। सो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो क्या कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी इनकम है या नहीं है, ये कंजम्पशन रहेगी, लेकिन ये इंड्यूस्ड होती है बी इंड्यूस्ड है। इसका मतलब जितनी इनकम बढ़ेगी उसके हिसाब से कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर इनकम मान लो 50% से बढ़ी है, दैट डज नॉट मीन कंजम्पशन भी 50% इंक्रीज होगा। कंजम्पशन में इंक्रीज बाय ओनली 10%, ठीक है। सो उसके प्रोपोर्शन में बढ़े कंजम्पशन, ये जरूरी नहीं है। सेविंग, क्योंकि ये ऑटोनोमस है, यानी कि यहाँ पे आप अर्न नहीं कर रहे हो फिर भी आप खर्चा कर रहे हो, तो इस केस में जो हमारा सेविंग है वो नेगेटिव होगा, -A, S इज इक्वल टू -A। सो मैं यहां लिख रहा हूं C इज इक्वल टू C बार प्लस BY, क्योंकि इसी से हमने ये फंक्शन ड्राइव करना है। अब ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा ना, सेविंग कंजम्पशन कर रहे हो, इनकम का तो यहां तो कोई अता पता ही नहीं है, सो नेगेटिव। जितना पैसा सेविंग है वो सारा आप उड़ा दोगे। यहां पे आपने B खर्चा किया तो 1 माइनस BY, राइट। टैक्स मल्टीप्लायर, marginal propensity to consume by marginal propensity to save, this is tax multiplier। average propensity to consume and saving का एक बार अलग से देख लो। so average propensity to consume and save, average propensity to consume होती है आपकी actual consumption और actual disposable income, जितना आप खर्चा कर सकते हो। average propensity to save, average propensity to consume एक है। average propensity to save real savings divided by real disposable income। MPC and save, marginal propensity to consume is change in real consumption, change in real disposable income। marginal propensity to save क्या होगा, change in real savings, real disposable income। MPS plus MPC is 1। AD, consumption plus investment, government spendings, net exports, ये हमने पहले भी पढ़ा है, राइट। ओके, ये आ गया गवर्नमेंट बजट का। ये चैप्टर एक बार ध्यान से करो, इन्हीं फार्मूला के बेस पे गवर्नमेंट बजट का प्रैक्टिकल सॉल्व होगा। अब देखो, हम फिस्कल डेफिसिट को कैसे सॉल्व करते थे, हम लोग फिस्कल डेफिसिट को या बजटरी डेफिसिट को सॉल्व करते थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ डेफिसिट है, इसका मतलब ये तो हमने मान लिया कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और रिसीट्स कम है रेवेन्यू प्लस कैपिटल की, राइट। लेकिन यहाँ उसने बोला है कि जितनी बोरिंग्स हैं बस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग्स। फिस्कल डेफिसिट का सेकंड फॉर्मूला है प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स, और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू मतलब रेकरिंग इन नेचर। सो डेफिसिट का मतलब ये है कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। बजटरी डेफिसिट
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। प्राइमरी डेफिसिट, ये था ना प्राइमरी डेफिसिट, सो फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, ये इधर आ जाएगा, सो प्राइमरी डेफिसिट बन जाएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स। करंट अकाउंट बैलेंस, अब देखो ये क्वेश्चन भी आता है, छोटा आता है 2 नंबर में, बट स्टिल बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड, गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, राइट, प्लस ट्रांसफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, ये करंट अकाउंट बैलेंस है। क्लियर। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, सो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स हम माइनस कर देंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब आपने क्या खरीदा क्या बेचा, उसमें से कितना पैसा बचा, सो जितना बेचा माइनस जितना खरीदा प्लस कुछ आया, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आई या कैपिटल अकाउंट बैलेंस आया। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, ये है पार्टिसिपेशन रेशियो। सो ये हमारे फॉर्मूलाज हैं पूरी बुक के, आपको इन्हीं फॉर्मूलाज को बार बार अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको वैसे समझ आ जाएगा, बिकॉज मैंने फॉर्मूलाज इकट्ठे करके लिखे हैं। इकट्ठे करके लिखने से फ़ायदा क्या, एडवांटेज क्या होती है कि आपको ये सारा समझ आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा पिछले फार्मूला और नेक्स्ट फार्मूला में क्या क्या डिफरेंस है। ये किसी ने भी नहीं किया होगा, मैंने आपको करके दिया है, मैंने इसलिए करके दिया ताकि आपके एग्जाम्स में फुल मार्क्स आए, किसी भी कारण से एग्जाम के मार्क्स कम नहीं होने चाहिए, राइट। सो आपको फिर भी कोई डाउट होता है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ये फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव हुए हैं क्या नहीं हुए वो सब मैं आपको बता सकता हूँ, आप अगर मेरे को कमेंट में लिख के भेजना, राइट। अगर जो भी आपको डाउट होगा मैं आपको सारा का सारा क्लियर करूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।